शुरू करते हैं ना। पहले देखो बेटा इसमें गैल्वेनिक सेल, फिर एक बार रिवीजन के तौर पे शुरुआत से देख लेते हैं। देखो गैल्वेनिक सेल यदि हम कहेंगे तो गैल्वेनिक सेल की हम परिभाषा ही पहले समझ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल में होता क्या है। इस सेल में क्या होगा, इस सेल मीन्स गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होगी और उससे हमें क्या होगा, रासायनिक क्रिया से रासायनिक क्रिया परस्पर होंगी और उससे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, यानी कि इसमें विद्युत ऊर्जा बनेगी। ठीक है ना। और जिससे क्या होगा, अब जब माने इसके कंडीशंस क्या होती हैं जिससे सेल की ऊर्जा कम होती जाती है ना, यानी कि धीरे धीरे जैसे देखोगे तो उससे क्या होगा, ये जो ऊर्जा है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर। ये क्या, इस टाइप से हम कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर रासायनिक की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और साथ में क्या है बेटा इसमें, देखो विद्युत ऊर्जा को, सॉरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और धीरे धीरे सेल की ऊर्जा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, धीरे धीरे क्या होगी, सेल की ऊर्जा कम होती चली जाएगी। तो इसमें ये विशेषताएं होती है गैल्वेनिक सेल। दूसरे इसमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, किसी धातु की छड़ को यदि धातु की छड़ के विलयन में डुबाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु के छड़ के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोड। उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड हो गए। अब देखो इलेक्ट्रोड को जोड़ने, यदि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड जैसे दो इलेक्ट्रोड है ना, जिन्हें जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। एक पर क्या होगा, जब हम उनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका ये है बेटा इसमें, जैसे हम क्या करेंगे, एक धातु की छड़ लेंगे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ बना लेते हैं, है ना, ये धातु छड़ी और धातु का लवण का विलयन लिया यहाँ पर। ठीक है ना, एक धातु की छड़ी यहाँ पर ले ली और इसमें डुबा दिया। ठीक है ना, ये मान लीजिए हमने छड़, ये वाली छड़ डुबाई। ठीक है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड लिया, इसमें भी क्या किया, इसमें भी एक छड़ डुबा दी, ये वाली मान लीजिए छड़ डुबा दी हमने, है ना। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है बन रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया आपस में, कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये लवण से तो होता है ना। और इन दोनों को भी क्या करते हैं, फिर एक तार से इससे जोड़ देते हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, है ना, जो इंडिकेशन दिखाएगा, और इसको हमने इससे जोड़ दिया। ठीक है ना, इनमें से क्या कहता है, जिन्हें जोड़ने पर एक एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या उपचयन होता है, तो जो दाहिनी तरफ, जो हमारी तरफ बाएं तरफ एक पे क्या होगा, उपचयन होगा। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं इधर की तरफ उपचयन होगा। ठीक है ना, उपचयन माने ऑक्सीकरण हुआ, तो ये जिस पर उपचयन क्रिया होगी, ऑक्सीकरण क्रिया होगी, वो क्या होगा, एनोड। ये कहता है वो क्या है, एनोड है, ये एनोड है, इस पर उपचयन अभिक्रिया हो रही है इसलिए एनोड है। क्लियर। जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी उस ध्यान रखना, जिस पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, यहाँ पर, है ना, गैल्वेनिक कंडीशन में। दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो अपचयन, जहां पर अपचयन हो रहा होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कैथोड। ये कैथोड हो गया। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन क्रिया हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कैथोड कहा जाएगा। और इन दोनों को, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनको कहते हैं अर्ध सेल। आधा सेल हो गया, अर्ध सेल हो गया, और अर्ध सेल हो गया, है ना। और दोनों अर्ध सेल में जो होने वाली अभिक्रिया है, इनको बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। इसके अंदर जो क्रिया होगी, अभी तो मैंने क्रिया नहीं बताई आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर कुछ क्रिया हो रही, तभी तो क्या बन रहा है, विद्युत ऊर्जा बन रही है। तो यहाँ पर कोई क्रिया हो रही होगी, उसको बोलेंगे अर्ध अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। जो इस सेल के अंदर अभिक्रिया हो रही होगी वो अर्ध सेल अभिक्रिया, जो इस सेल के अंदर अभिक्रिया हो रही है अर्ध सेल अभिक्रिया। इन दोनों को टोटल मिलाकर के जो अभिक्रिया हो रही है उसको बोलेंगे सेल अभिक्रिया, है ना। जैसे ये अर्ध सेल हो गया, अर्ध सेल हो गया, ये दोनों को मिला करके देखेंगे तो एक सेल हो जाएगा। ठीक है ना। और इन इसका जो हम प्रयोग करते हैं गैल्वेनिक सेल का प्रयोग करते हैं मोटर हीटर, पंखा,
गीजर आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलो ये तो हमने पढ़ लिया था। देखो बेटा अब हम करते हैं इसका संयोजन। ठीक है ना, किस प्रकार से, देखो हमारे पास एक रासायनिक समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है, जिंक Zn दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है, ये सॉलिड के फॉर्म में एस जो लिखा होगा बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड माने ठोस अवस्था है ना, इसकी कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था है, तो इसको हम ठोस अवस्था यहाँ पर लिख लेंगे। एस का मतलब क्या हो गया, सॉलिड है ना, और प्लस देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कॉपर, और कॉपर पे क्या है, दो आवेश है, दो आवेश है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, एक्वस कर रखा है। ठीक है ना, फिर क्या किया हुआ है, देखो एक्वस का मतलब होता है बेटा हमें जलीय, ये पानी में घुला हुआ है, विलियन बना हुआ कुछ, है ना। फिर देखो Zn, लेकिन यहाँ Zn क्या हुआ, टू पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, एक्वस हो गया, और प्लस कॉपर, और इस सॉलिड के फॉर्म में। इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अभी लिख रहा हूं कैसे, दूसरी कंडीशन में, जैसे हमने जिंक लिया, क्या लिया, जिंक, और यहाँ पर लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना, इसको ये एक्वस होगा, जलीय विलयन होगा इसका, कॉपर सल्फेट का, ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, ये जलीय होगा, है ना, और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो दो आयन है ना बेटा, ये दो आयन से कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, ये लवण है, लवण का विलयन है, ये देखो ये लवण का विलयन, इसको हम दो अभिक्रियाओं में देखो, ये कहता है कि यह अभिक्रिया दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है। यदि हम इसको देखेंगे तो ये पूरी क्या है, ये पूरी सेल अभिक्रिया है, इन दोनों को अलग अलग नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही चीज है, ये दोनों क्या है, सेल अभिक्रिया। लेकिन इस सेल अभिक्रिया में दो अर्ध सेल अभिक्रिया है, कितनी सेल अभिक्रिया है बेटा इसमें, दो। जैसे कैसे देख सकते हैं हम, देखो जिंक से जिंक टू पॉजिटिव हुआ, इस सेल अभिक्रिया में यदि हम देखेंगे, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव हुआ, यहाँ देखो ये जिंक था, और जिंक से क्या हुआ, जिंक टू पॉजिटिव हुआ, क्लियर, देखो जिंक है और जिंक से जिंक टू पॉजिटिव हुआ, एक अर्ध सेल अभिक्रिया हुई। दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया क्या हुआ, कॉपर से, कॉपर सल्फेट से कॉपर, तो हम पहले अर्ध सेल अभिक्रिया लेते हैं, है ना, इसमें क्या है, दो अर्ध सेल अभिक्रिया है, मैं शुरू से इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ये है सेल अभिक्रिया, इसको यहाँ से समझ लेते हैं, ये तो है पूरी की पूरी सेल अभिक्रिया। इसमें क्या है बेटा, इसमें दो भाग है, तो दूसरे दो भाग कौन कौन से हैं, देखो जिंक से जिंक टू पॉजिटिव हुआ, और कॉपर सल्फेट से कॉपर हुआ, क्लियर। तो पहले अर्ध सेल अभिक्रिया देखते हैं, ये देखो यह अभिक्रिया दो अर्ध सेलों सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है, जिनका योग क्या है, समग्र सेल अभिक्रिया देता है। ये पूरी सेल अभिक्रिया होगी, और इसमें दो अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो पहले हम ले देते हैं, देखो जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर वाला लेते हैं, है ना, यहाँ पर कॉपर लिया तो हम भी कॉपर लेते हैं, मान लीजिए Cu है, तो देखो बेटा Cu पहले क्या है, Cu2 पॉजिटिव है, यहाँ से ले रहा हूँ टू पॉजिटिव, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, ये कन्वर्ट किस में हुआ, ये कन्वर्ट हुआ Cu में, लेकिन कैसे हुआ, Cu पे दो धनावेश थे, और ये Cu पे जीरो आवेश हो गया, तो इसमें कुछ क्रियाएं हुई होंगी, कुछ क्रिया हुई होगी बेटा, क्या क्रिया हुई होगी, कोई बता सकता है, क्या क्रिया हुई होगी इसमें, इसमें कुछ न कुछ क्रिया हुई होगी, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट होगा, कैसे हो सकता है, कर सकते हैं आप लोग इसको कन्वर्ट ऐसे में, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, सर दो इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे सर। त्यागी नहीं बेटे, ग्रहण किए, त्यागेंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ देखो जब ये दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ यहाँ समझना आपको, इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज, जब ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या लेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को खत्म करेगा, क्योंकि एक ऋणावेश एक धनावेश को खत्म करता है, दूसरा वाला दूसरे को करेगा, खत्म करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कौन सी क्रिया कहलाती है, अपचयन। बिल्कुल गुड,
ठीक है बेटा, ये क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। तो ये अपचयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, राइट। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखो, ये तो हुई अर्ध सेल, पहली वाली अर्ध सेल अभिक्रिया। दूसरी वाले अर्ध सेल अभिक्रिया देखो, दूसरी पहले हमें पहचानना इन अभिक्रियाओं को। देखो यहाँ जिंक है, तो जिंक कैसा सॉलिड है, और इधर की तरफ यदि देखेंगे तो ये जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। यहाँ क्या हुआ होगा, देखो जिंक था, यहाँ जिंक था, इस तरफ 2 पॉजिटिव, वही लिख रहे हैं हम। यहाँ क्या हुआ होगा, इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। क्या क्या होगा बेटा, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा, है ना। तो देखो कैसे, जिसे Zn2 पॉजिटिव और प्लस इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इधर की तरफ निकलना होता है, इधर की तरफ ज्वाइन करना होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, Zn2 पॉजिटिव बन गया, इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, उपचयन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, उपचयन। उपचयन मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 अर्धशैल अभिक्रियाएं होगी। देख लो, 2 अर्धशैल अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर दिख भी रही है। एक अर्धशैल अभिक्रिया है, एक अर्धशैल अभिक्रिया ये है। दोनों अर्धशैल अभिक्रियाएं हमें दिखाई दे रही हैं। क्लियर। इसके बाद और देखते हैं, ठीक है ना, ये दोनों अर्धशैल अभिक्रियाएं हैं। अब इन अर्धशैल अभिक्रियाओं के आगे देखते हैं। ये अभिक्रियाएं डेनेल सेल के 2 भिन्न भागों में होती हैं। जो ये अभिक्रियाएं हैं डेनेल सेल के 2 भिन्न भागों में होती है। और देखो, अपचयन अर्ध, देखो इसमें एक लाइन और है बेटा, देखो अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है। अपचयन कहां पर हो रही, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। जब जबकि ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर हो रही है। देखो ऑक्सीकरण किस पे हुआ, जिंक पे। अपचयन किस पे हुआ, कॉपर पे। ठीक है ना। तो जहां क्या होता है, अपचयन होता है, उस अपचयन कहाँ होता है बेटा, बताओ मुझे, अपचयन कहाँ पर होता है, कॉपर। अपचयन कॉपर पर होता है। लेकिन यदि हम कहें कि इनमें से कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा, पहचान पाओगे, इन दोनों में कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा, बताओ, कोई बता सकता है। अपचयन पे कैथोड, कैथोड। बिल्कुल, ऑक्सीकरण पे एनोड। बिल्कुल ध्यान रखना, अपचयन पे क्या हो जाएगा, जहां पर अपचयन होगा बेटा, उस पे क्या होगा, वो होगा कैथोड। ये याद रखना आपको, जहां पर अपचयन की क्रिया होगी वो होगा कैथोड, और जहां क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं जिसको, ऑक्सीकरण, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन, ये क्या होगा, एनोड, ये एनोड होगा। तो अब हमें ये भी पता लग रहा है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्पष्ट है बेटा, क्या है कि यदि यहां पर हम देखें, इस वाले में देखें, सुषमा बेटा आवाज नहीं आ रही क्या, सुषमा आ रही सर। आ रही, बीच में लेफ्ट हो रहे हो तुम तो कह रहा हूं, ठीक है। चलो, इसमें देखो, इसमें 2 चीजें हैं। यहां पर कहता है, देखो यहां पर क्या होगा, डेनियल अर्ध सेल 2 भिन्न भिन्न है ना। अपचयन अर्ध सेल देखो कॉपर इलेक्ट्रोड पर होगा, तो जहां पर अपचयन होता है वो क्या है, वो कौन सा है, वो हमारे पास कैथोड है। यानी कि कॉपर क्या होगा, कॉपर होगा कैथोड। पहचान गए आप लोग। दूसरा कि देखो, जबकि ऑक्सीकरण अर्ध सेल जिंक पर होता है, तो जिंक वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, यहाँ पर ये देखेंगे तो जिंक वाला एनोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा, ये हमें पता लग गया। देखो ये कहता है सेल के 2 भाग हैं, 2 भाग, अर्ध सेल, अर्ध सेल या रिडॉक्स युग्म भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, अर्ध सेल या रिडॉक्स युग्म भी कहते हैं, है ना। इनको हम क्या कह सकते हैं, एक रिडॉक्स युग्म ये हो गया, एक रिडॉक्स युग्म ये हो गया, है ना, ये दोनों मिलाकर के जोड़ा ये हो गया पूरा, है ना। ये अर्ध सेल, ये अर्ध सेल ये हो गया,
जो कैथोड हो गया, अर्ध सेल एनोड हो गया। देखो कॉपर, एक लाइन और लिखता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल और जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहा जाएगा। इसको तो कहेंगे अपचयन अर्ध सेल कॉपर को, और इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ये दो चीजें हमें क्लियर हो गए। हमने ये पता कर लिया कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, इसमें क्या होगा। अब एक और लाइन यदि हम डेनियल सेल को देखेंगे बेटा, तो डेनियल सेल की कहानी कुछ और भी है। अच्छा ये तो इसने पूरा नहीं किया था, चलो ठीक। इसमें यदि हम देखें तो इसको हम और बड़ी आगे बढ़ा देते हैं, किस प्रकार से होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, एक यहाँ पर एक और चीज है, किताबों में अक्सर दिया होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया होता है। तो ये हमें इलेक्ट्रोड, तो सबसे पहले हमें इसको बना लेते हैं पूरा। तो हमने क्या करना है, हमने इस सेल अभिक्रिया को पहले चित्र बना लेते हैं। तो ध्यान एक चीज का आपको रखना बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरफ दो इलेक्ट्रोड लेंगे। देखो इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लिए हमने, दो इलेक्ट्रोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करेंगे, सबसे इलेक्ट्रोड कैसे बनेंगे। देखो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मेथड तो ये है, इलेक्ट्रोड ऐसे नहीं बनते बेटा। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जब उसको हम क्या करेंगे, जैसे माना कोई विलयन है, ठीक है ना, एक धातु की छड़ हमारे पास है, ये धातु की छड़ हमने ले ली, ठीक है ना, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर में लिया। ये धातु की छड़ को हमने क्या किया, इसी धातु के विलयन में, इसी धातु के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है। देखो एक धातु हमने यहाँ ली और दूसरी धातु यहाँ पर ले लेते हैं, धातु की छड़, और उसी का विलयन लेते हैं, लवण का विलयन लेते हैं, ठीक है ना, ये विलयन हम ले लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से विलयन में डुबा। इसको समझना जरूरी है बेटा, है ना। तो देखो पहले तो हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिए, और इन इलेक्ट्रोड में क्या है, इन इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग क्या कर लेते हैं, अलग अलग उससे समझ लेते हैं। देखो अब इन, ये मान लीजिए हमने जिंक की छड़ ली, ये क्या है बेटा, जिंक की छड़ है, और यहां पर लेंगे जिंक सल्फेट का विलयन, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया। दूसरा यहां पर लिया कॉपर, कॉपर की छड़, और ये क्या लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन। देखो हम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो धातु की छड़ और उसी धातु का लवण का विलयन। देखो उसी धातु का लवण ये है, देखो जिंक है तो जिंक धातु का लवण ये है, जिंक सल्फेट, और उसका भी क्या बनाना है, विलयन। और उस विलयन में इस धातु की छड़ को आधा डुबाना, आधा या पूर्ण डुबा सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा, तो हम ये मान के चलते हैं जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या है, एनोड। और एनोड को हमेशा कहां लिखोगे, बाईं ओर लिखोगे बेटा, इस तरफ अपना बायां, है ना। तो ये क्या होगा, एनोड, ये एनोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, ये एनोड। इस तरफ पे देखोगे तो जो दाहिनी तरफ रखा जाता है वो होता है कैथोड। अभी आगे आने वाला है, ध्यान रखना, आगे इससे संबंधित आने वाला है, ये कैथोड हो गया। और इन दोनों को जोड़ते हैं हम किससे, लवण सेतु से। किससे जोड़ते हैं बेटा, लवण सेतु से। लवण सेतु से तब जुड़ेगा तब ये सेल बनेगा, अभी तो अर्ध सेल है, कोई कहीं इससे कोई लेना देना है, अभी तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है, और इन इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है लवण सेतु से। यहां से लवण सेतु बोलते हैं बेटा इसको। इस प्रकार से एक सेतु बना रहता है, सेतु का मतलब होता है पुल, है ना। और इसमें क्या भरा रहता है, लवण भरा रहता है, ऐसे। तभी तो इसमें कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे। और इसमें लवण कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, ACl होता है। यहाँ आगे लगाया जाता है इसमें अगर अगर जल, है ना, जेल टाइप का होता है, जो उसमें से KCl के विलयन को बाहर नहीं निकलने देता है। तो एक प्रकार का क्या होना है, ये लवण सेतु, ठीक है ना। साल्ट ब्रिज भी कहीं लिखा होगा, अंग्रेजी में साल्ट, लवण को साल्ट बोलते हैं, तो इसलिए साल्ट ब्रिज भी लिखा होगा। अब इन दोनों को देखो,
ये कैथोड और एनोड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है। जैसे इसमें विद्युत धारा क्रिया होगी और उससे क्या होगा, एक वो चलने लगेगी। देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि यदि हम इस सेल को देखें तो यहाँ पर ये पूरा सेल बन गया। अब बनाइए सेल, क्या बनाइए, सेल। ऐसे आप लोगों ने बैटरियों में देखे होंगे, इसी प्रकार के सेल बने रहते हैं, ठीक है ना, कॉपर। और आप लोगों ने देखा बैटरी के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं और उससे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है बेटा, हमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे हमें बिजली मिल जाती है। जैसे आप लोगों ने बैटरी लाई होगी कहीं से, बड़ी बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, और उससे क्या हुआ, उसके अंदर कुछ क्रियाएं हुई और उसके बाद हमें लाइट मिल जाती, उससे मिलती कि नहीं मिलती। तो इसका मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक ऊर्जा को उसने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया होगा। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर की क्या कंडीशन है, यहां चाहो तो आप याद रख सकते हैं, एक शब्द है लोन, LOAN, ये याद रखने के लिए वैसे, है ना, लोन, लोन शब्द में किसी की बुक में पढ़ रहा था, साइंस पब्लिकेशन की बुक में, है ना। तो लोन शब्द क्या होता है, इससे हो सकता है लेफ्ट, एल का मतलब हो गया लेफ्ट, है ना, एल का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड, जो बाएं ओर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये, और ए का मतलब हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब एनोड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, ऑक्सीडेशन कहां होगा, यहां पर होगा, है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है ना। या इसको देखो, एल का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन क्रिया होगी। ए का मतलब हो गया एनोड, उसको एनोड पढ़ा जाएगा। और एम, एन का मतलब होगा, यहां पर क्या होगा, ऋणात्मक विभव होगा। क्या होगा बेटा इसमें, एन का मतलब हो गया जो ऋणात्मक विभव, नेगेटिव। ये तीन चीज, चार चीजें याद हो जाएंगी, ऋणात्मक विभव जिसको हम कहते हैं, ये चार चीजें एक चीज याद, लोन से याद हो जाएगी। बाकी इसके अपोजिट, यहाँ पर देखोगे तो ये कैथोड है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में होगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कैथोड पढ़ेंगे। और ये क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास धनात्मक विभव यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार की चीजें हमें मिल जाएगी, ठीक है ना, इससे हम जान सकते हैं। तो देखो बेटा ये हमने, ये वाला हमने पोर्शन क्या कर लिया, तैयार, किस प्रकार से डेनियल सेल बना हुआ, है ना। अब इसमें सेल अभिक्रियाएं होती है, सेल के अंदर कुछ अभिक्रियाएं होंगी, तो उनको भी जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें तो मैंने बनाया नहीं नोट्स के फॉर्म में, लेकिन वैसे बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस लोन का उपयोग यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें हम थोड़े से और आगे चलते हैं, तो किस प्रकार से आएगा, इसको पूरा समझ भी लेते थे, है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो चलो अब हम क्या करते हैं, ये दो सेल हमें प्राप्त हो गए, एक तो हो गया कैथोड और दूसरा हो गया एनोड, ठीक है ना, एनोड और कैथोड हमें मिल गया। तो हमने एनोड और कैथोड इसमें लिख लिया, कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड है, ये हमें पता भी लग गया, क्लियर। अब थोड़ी सी और आगे चलते बेटे, यहाँ पर कोई अभिक्रिया हो रही है, तो उस अभिक्रिया को जानते हैं, कैसे कैसे हो रही होगी, है ना, कैसे कैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो उसको जान लेते हैं। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, तो इसके अंदर दो सेल अभिक्रिया हैं जो हमने यहाँ पर देखी। देखो जिंक ने
तो जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ये बना, है ना। अर्धशैल अभिक्रियाएं देखो, दो अर्धशैल अभिक्रियाएं देखो, कॉपर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन। जिंक क्या हो रहा है, देखो ये जिंक, देखो बेटा यहाँ पर ये जिंक की छड़ है और जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। देखो ये तो जिंक सल्फेट है, ये जो जिंक सल्फेट है बेटा इसको हम Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में देख रहे हैं। जिंक को किस रूप में देखा जा रहा है बेटा, कौन बताएगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं ना। चलो एक मिनट, नहीं तो ये वन डायरेक्शनल हो रहा है। अब से एक बेटा, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 का मतलब क्या हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव, है ना। क्या हुआ ZnSO4 का मतलब, अभिषेक नाथ बताओ बेटा, बोलो। आयुष, जो जिंक सल्फेट है बेटा वो किस रूप में है वहां, Zn2 पॉजिटिव के रूप में। किस रूप में है दिव्या, तुम बताओ बेटा किस रूप में। Zn2 पॉजिटिव। बिल्कुल। काजल तुम बताओ बेटा। Zn2 पॉजिटिव के रूप में। केशव तुम बताओ। सर जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं। हाँ बिल्कुल, Zn2 पॉजिटिव बोलो या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, है ना। कुसुम, कुसुम सॉरी, प्रियांशी। Zn2 पॉजिटिव के रूप में। राहुल। Zn ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग रखे। बिल्कुल। साहिल। सर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। शिक्षा। Zn2 पॉजिटिव। सुषमा। Zn2 पॉजिटिव के रूप। वंदना। चलो वंदना। Zn2 पॉजिटिव। हाँ आयुष, आयुष बेटा, आयुष सो रहा है। साहिल, ये क्या, अभिषेक, अभिषेक नाथ। वैसे दो बच्चों ने नहीं दिया जवाब, इसका मतलब ये दोनों सो रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो अर्धशैल है। इसकी शैल अभिक्रिया को समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा, कैसे बैटरी काम करती है ना। बैटरी अभी तो हमने देखा 2 इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ पर लगाया, एक अर्ध इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया, एक अर्ध इलेक्ट्रोड लगाया, क्या हो रहा होगा इसके अंदर, है ना। उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास जो डेनियल सेल बना, इस सेल के अंदर यदि देखें तो हमने जो जिंक की छड़, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी, पहले हम ये जान लेते क्या चल रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो इस कंडीशन में क्या चल रहा होगा यहाँ पर, जिंक से यदि हमने जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया तो क्या चल रहा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिंक है, जो जिंक की रॉड है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी और Zn2 पॉजिटिव बना दिया। क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो रॉड है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और क्या बना दे रहा है, विलयन में Zn2 पॉजिटिव बना दे रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इसमें, निकल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इसमें से, निकल रहे हैं। तो इस विलयन में यदि यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस विलयन में क्या हुए, इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन तो बहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन बहेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो क्या हुआ, अपचयन। हाँ नहीं नहीं अपचयन तो हुआ। इलेक्ट्रॉन यदि निकल गए बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखना, है ना। इलेक्ट्रोड। हाँ देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये कहां से जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, रोड से वो बिल्कुल ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, कैथोड से
सॉरी एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले बेटा ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कैथोड की ओर। कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ये जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए ये कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर। और जो Zn2 पॉजिटिव है वो कहाँ आएगा, इसके विलयन में आ जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे धीरे धीरे जो जिंक की छड़ है वो खत्म होने लगी। जिंक जो यहाँ और से जो निकल, एनोथ वाली सर वो मोटी हो जाएगी क्योंकि उसमें कॉपर का वो लग जाएगा सर, बीच में गुड जमा हो गुड जाते हैं। गुड गुड गुड, बहुत सुंदर याद रखा साहिल ने, पिछले साल का काम आ गया। चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, जिंक की रॉड ये धीरे धीरे खत्म हो रही, क्योंकि Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव यहाँ निकल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और वही इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन का वहन किधर से किधर हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, एनोड से, एनोड से कैथोड की ओर। बिल्कुल। देखो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हो तो विद्युत धारा कहाँ जाएगी, विद्युत सर धारा, कैथोड की, एनोड की ओर। बिल्कुल कैथोड से एनोड की ओर। ध्यान ये रखना आपको, यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहे हैं तो धारा उसके विपरीत बहती है बेटा, ध्यान रखना। धारा क्या होगी, जो विद्युत धारा है वो धारा कहां से कहां जाएगी, ये जाएगी कैथोड से एनोड की ओर, ऐसे करके उल्टा जाती। क्लियर। और यहां जाकर के क्या हो रहा होगा, अब जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां पर, इलेक्ट्रॉन गए कहां, देखो ये तो हुआ कहां पर, ये तो ये जो क्रिया हुई है एनोड पर हुई, ये क्रिया कहां हुई, एनोड पर। अब हम कैथोड पर देखते हैं तो कैथोड पर क्या हो रहा होगा, यदि हम कैथोड पर जाएंगे तो कैथोड पर क्या क्रिया हुई, यहां पर देखो बेटा ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, CO2 पॉजिटिव है ना, SO4 2 नेगेटिव होता वो ऐसे विलयन के फॉर्म में है ना, तो CO2 पॉजिटिव यहाँ है। ये क्या करता है, जो यहाँ से आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, देखो एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे होंगे, कैथोड में, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए इधर की तरफ, इन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड बन गया। तो जैसे जैसे कॉपर होगा तो कॉपर यहाँ जमा हो रहा है, देखो ये जो कॉपर सल्फेट है ना, यहाँ अभिक्रिया हुई, देखो इस पर अभिक्रिया हुई, तो कॉपर सल्फेट इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये जो कॉपर सल्फेट, और यहाँ क्या हुआ, वो जमा होता चला जाएगा, और जमा होने से क्या होगा, ये कॉपर की छड़ मोटी होती चली जाती, ये क्या होगी, मोटी होगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो जिंक की छड़ वो पतली होती चला जाएगी, और धीरे धीरे देखोगे तो ये जिंक खत्म हो जाता है और यहाँ कॉपर सल्फेट जमा हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, जैसे ही जिंक की छड़ खत्म हो जाएगी ये सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, बस सेल काम करना बंद कर देगा। कॉपर की छड़ खत्म, इलेक्ट्रॉन बनने खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन बनने खत्म हो गए तो इन इलेक्ट्रॉन का परिवहन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का परिवहन नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं बनेगा, धारा कहां से बनेगी, विद्युत धारा कहां पर बनेगी। देखो बेटा इसमें 2-3 चीजें हैं वो आप लोगों को समझनी है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, यस सर। ये सर। सबकी समझ में आ गई। आयुष समझ में आया बेटा कि नहीं आया, आयुष, अभिषेक नाथ, अभिषेक नाथ बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया। अब इसमें 2-3 लाइनें बेटा है ना, जिनको हमें समझना होगा। यहां पर यदि हम समझे तो एक कहता है कि इस प्रकार से एक रासायनिक क्रिया चल रही है ना, कॉपर जमा होता चला जा रही है, आगे बढ़ता चला रहा है ना, तो ये कहता है कि इस सेल में क्या होगा, एक विपरीत बाह्य बल लगाया जाए, मान लीजिए हम बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है ना, बाह्य विभव लगाया जाए, सॉरी
यदि क्या कर देते हैं, इसमें बाह्य विभव लगाते हैं, बाहर से कोई विभव देते हैं, है ना। तो जो विभव होगा धीरे धीरे बढ़ाया जाए, मान लीजिए हमने क्या किया, बाहर से कोई विभव लगाया और धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो अभिक्रिया धीमी होती चली जाती है, ठीक है ना। अभिक्रिया क्या होगी, धीमी होती चली जाएगी। जब मान लीजिए ये कहता है कि यदि बाह्य विभव, यदि हम क्या कहें, बाह्य, ठीक है ना, बाह्य विभव, मान लीजिए हमारे पास क्या है, बाह्य विभव है, देखो बाह्य विभव, और ये कहता है कि बाह्य विभव यदि 1.1 वोल्ट होता है, जो हमने बाहर से लगाया हुआ विभव है, बाह्य विभव यदि 1.1 वोल्ट हो जाए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या होगी, ऐसी दशा में अभिक्रिया रुक जाएगी। ध्यान रखें, यदि हम क्या करते हैं, बाहर से कोई विभव लगाते हैं तो क्या होगी, पूर्णतः रुक जा सकती है ना, अभिक्रिया रुक जाएगी, अभिक्रिया चलेगी नहीं इसमें अभिक्रिया, जब क्या होगा 1.1 वोल्ट, है ना। और यदि अभिक्रिया रुक जाएगी तो क्या होगा, धारा का प्रभाव भी रुक जाएगा, धारा, विद्युत धारा भी नहीं बहेगी, धारा का प्रभाव भी रुक जाएगा, प्रवाह प्रभाव भी रुक जाएगा, ये ध्यान रखना। यानी कि 1.1 वोल्ट होने से क्या होगा, जैसे हमने बाह्य विभव 1.1 वोल्ट लगाया तो क्या होगा, अभिक्रिया रुक जाएगी और बाह्य विभव भी, विद्युत धारा भी रुक जाएगी, स्वाभाविक कंडीशन, है ना। अब यदि मान लीजिए बाह्य विभव, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप का है ना। यदि कहता है कि बाह्य विभव यदि एक बाह्य विभव में 1.1 वोल्ट के पश्चात वृद्धि की जाती है, यदि मान इससे ज्यादा किया जाए, इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं, ये तो ठीक 1.1 वोल्ट है, तो ऐसी दशा में तो अभिक्रिया रुक जाएगी, है ना। अभिक्रिया रुकने से क्या होगा, अभिक्रिया रुकने से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना भी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अब यदि हम क्या कहें, ये विभव यदि थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, है ना, 1.1 वोल्ट से ज्यादा किया जाए, बाह्य विभव यदि हम क्या करते हैं, बाह्य विभव, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते बेटे में, है ना। बाह्य विभव इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, इससे ज्यादा है तो तब क्या होगा, तो अभिक्रिया क्या होगी, विपरीत दिशा में चलेगी। ध्यान रखना, ये बहुत मजेदार कहानी है इसमें। यदि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट है तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है और धारा रुक जाती है। लेकिन यदि हम क्या कर दें, बाह्य विभव बढ़ा दें, है ना, 1 वोल्ट से ज्यादा करें, तो अभिक्रिया क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर एनोड हो जाएगा, एनोड मीन्स कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और इसका क्या होगा, अपचयन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ये फिर खत्म होने लगेगा। देखो रिचार्जेबल जो सेल बनाए जाते हैं ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उनमें क्या किया जाता है, बाह्य विभव लगाया जाता है, बाहर से कोई विभव देते हैं, बिजली देते हैं चार्ज करने के लिए, तो उनमें क्या होगा, यहाँ पर कॉपर जमा है ना, ये कॉपर क्या करेगा, ये कॉपर जमा हो रखा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि होता नहीं है इसमें ऐसा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बाह्य विभव बढ़ा रहे हैं, तो बाह्य विभव हमने क्या किया, 1.1 वोल्ट बढ़ाया, इसने क्या किया, धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, और खत्म होगा तो क्या होगा, ये अभिक्रिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, इस तरफ होगा, और विद्युत धारा इधर की तरफ बहेगी, उल्टा हो जाएगा, है ना। यदि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बह रहे हैं तो विद्युत धारा इधर की तरफ बहेगी, ठीक है ना, तो बिजली चलेगी इसमें, तो ये धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार में क्या, इस टाइप से में क्या हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है ना। यानी कि कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और जिंक का क्या होगा, रिडक्शन, उल्टा हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। देखो कॉपर Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, है ना, और ये क्या बना देगा, Cu2 पॉजिटिव बना देगा, और Zn सॉलिड बन जाएगा। कब होगा बेटा ऐसा,
कब होगा ऐसा? जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से अधिक होगा। जब बाह्य विभव क्या होगा? 1.1 वोल्ट से अधिक होगा, तो तब क्या होगा? कॉपर का तो होगा ऑक्सीकरण और जिंक का होगा रिडक्शन। ये ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है, पर ये बाह्य विभव पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा? जब हम ऐसी कंडीशन उत्पन्न करेंगे तो ऐसी दशा में क्या होगा? जो एक विद्युत अपघटनी सेल है, ये सेल के समान कार्य करेगी, है ना? और इसमें तीन स्थितियों के आधार पर यदि हम देखें तो यहां पर क्या होना चाहिए? क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं 1.1 वोल्ट से ज्यादा बना रहे हैं, तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव है वो कहां से कहां होगा? कहां से कहां जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की ओर जाएंगे। यहां देखो, कॉपर से कहां जाएंगे? जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कब? जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा। दूसरा क्या होगा? विद्युत धारा कहां से कहां बहेगी? कॉपर से इलेक्ट्रॉन जिंक की ओर। विद्युत धारा नहीं बहेगी बेटा, मुझे लग रहा है खिचड़ी पक गई। खिचड़ी पक गया शायद, मुझे पहले शुरू से बताता हूं। ये हमारे पास है जिंक इलेक्ट्रोड, ये है कॉपर इलेक्ट्रोड। ऐसे बना बेटा, है ना? ऐसे करके छोटे से बना लेते हैं। ये देखो, यहां पर हमने एक लवण सेतु लगा रखा है, ये लवण सेतु है, राइट? ये जिंक इलेक्ट्रोड ले रखा है, ये ले रखा है कॉपर इलेक्ट्रोड। हमें जो नेचुरल वे में देखते हैं तो विद्युत धारा, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो सिंपल वे में यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बहते हैं, विद्युत धारा कॉपर से जिंक को जाती है। ये सिंपल वे है, एक साधारण तरीका है। जो क्या होता है, यहाँ पर कॉपर से जिंक की ओर क्या होती है? धारा बहती है। धारा कहां से कहां बहती है? कॉपर से जिंक। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहते हैं? जिंक से कॉपर की ओर। बिल्कुल, जिंक से कॉपर पर। ठीक है ना? एक साधारण कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तीन कंडीशन दे रखी। तीन कंडीशन क्या दे रखी है? कि यदि मान लीजिए आपने बाह्य विभव, तीन कंडीशन, पहले चलो पहले कंडीशन लेते हैं बाह्य विभव। देखो ये बाह्य विभव है, इसको लिख रहा हूं मैं बाह्य विभव। यदि क्या मैंने कहा? बाह्य विभव ग्रेटर है, ज्यादा है, 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। यदि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो ऐसी दशा में क्या होगा यहाँ पर? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1 वोल्ट ज्यादा होने से क्या होगा। यदि ज्यादा है तो पहले ध्यान रखना है कि ये उल्टा विपरीत हो जाता है। विपरीत का मतलब क्या होगा? यहां पर यदि हम देखेंगे तो ज्यादा होने से क्या होगा? कॉपर का तो होगा ऑक्सीकरण, सीयू का क्या होगा? सीयू का ऑक्सीकरण होगा। सीयू क्या हो जाएगा? Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऐसी दशा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का परिवहन कहां से कहां होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन बहेंगे कहां से कहां? कॉपर से ऑक्सीकरण। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन कहां बहेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं वहां से बहेंगे, यानी कि कॉपर से जिंक की ओर। उल्टा हो रहा है, जबकि पहले क्या हो रहा था? जिंक से कॉपर की ओर। और जो धारा होगी वो कहां से कहां बहेगी? धारा उल्टी हो जाएगी, यानी कि जिंक से कॉपर की तरफ, ये हो जाएगा। क्लियर? यहां पर क्या होगा? जिंक किसकी भांति काम कर रहा है? जिंक, यदि हम कॉपर देखेंगे, कॉपर किसकी भांति काम कर रहा है? ये कर रहा है एनोड की भांति। देखो यहां पर देखेंगे, कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड कर रहा है एनोड की भांति काम। उल्टा हो गया ना? जबकि हम एनोड किसको बोलते हैं? जिंक को, है ना? और जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो क्या किसकी भांति काम कर रहा है? वो कर रहा है कैथोड की भांति। उल्टा हो गया, ठीक है ना? और यहां पर यदि देखेंगे, एक चीज और है बेटा, कॉपर यहां पर यदि क्या हो रहा है कि जो हमारे पास एनोड है, एनोड पर कॉपर घुल रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। इस वाली कंडीशन में हो रहा है,
जब वोल्ट 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो यहाँ पर एक घुल रहा है और ये क्या हो रहा है, जमा हो रहा है जिंक। ठीक है ना, ये तो क्लियर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विद्युत धारा क्या होगी, इस टाइप से आ जाएगी। अब यदि हमने कहा विभव, विभव को हमने क्या लिया, दूसरा वाला विभव को हमने क्या कहा कि बराबर हो, यदि क्या कहें बराबर होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया कॉपर, यानी कि बाह्य विभव जो है, देखो बेटा बाह्य विभव हमारे पास है इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ये कहा। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में एक तो सबसे पहले क्या कंडीशन होगी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे नहीं। क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, बहेगा नहीं। ठीक है ना, विद्युत जब इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे तो विद्युत धारा भी नहीं बहेगी, विद्युत धारा नहीं बहेगी तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही होगी, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। अब यदि वो 1.1 वोल्ट से कम है, देखो तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, ज्यादा है तो ये हो जाएगा, कम है तो तब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यदि कम है। यदि यहां पर देखेंगे कि जो बाह्य विभव इज लेस, है ना, इज लेस देन 1.1 वोल्ट, यदि इससे कम है तो तब क्या होगा, ऐसी दशा में जब यदि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम है तो तब क्या होना चाहिए। देखो तब क्या होगा, जैसे हमारे पास पहले चलता था, शुरुआत में हमने पढ़ा भी तो था, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिंक से कॉपर की ओर बहेंगे। देखो यहाँ जिंक, जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि इस पर ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहां बहेंगे, इधर। तो पहली कंडीशन हमारे पास जिंक से इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहेंगे, यदि हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कहां से कहां बहेंगे बेटा, जिंक से कॉपर की ओर, बिल्कुल जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे, कॉपर में अपचयन होगा सर। बिल्कुल कॉपर में अपचयन हो जाएगा, इसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। दूसरा विद्युत धारा कहां से कहां बहेगी, विद्युत धारा यदि हम देखेंगे, जिंक से कॉपर से जिंक की ओर, बिल्कुल विद्युत धारा बहेगी, गुड बेटा अभी ध्यान दे रहे हो, कॉपर से जिंक की ओर। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, एनोड पर क्या घुल रहा है, जिंक घुलेगा और कॉपर में वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो ये तीनों कंडीशन थी इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जो चल रही है ना। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब थोड़ी सी हम और इसको डेवलप करेंगे, तो नेक्स्ट डे माने कल सोमवार है ना,